9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले रेखाएं और कोणों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री में भी रेखाओं के बारे में पढ़ा, वहाँ पे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। पॉइंट्स बिंदु क्या होता है? डॉट, जिसकी कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ नहीं होता, इसकी कोई भी मान नहीं होती। ये लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। फिर बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर हमारे पास क्या बनता है? एक लाइन सेगमेंट बनता है, एक रेखा खंड बनता है। ये सारे इन सभी बिंदुओं के ऊपर सपाट रूप से ये रेखा बनती है। इसमें सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है, इसकी एक ही विमा होती है, वो क्या होती है? लंबाई होती है। चलिए, अब हम यहाँ पे इसको अपरिमित रूप से हमने बताया था, आगे पीछे कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ भी और इस तरफ भी। एक होता है हमारे पास, सबसे पहले मैंने बात की किसकी? बिंदु की। उसके बाद हमने किसकी बात की? रेखा। रेखा अपरिमित रूप से कहीं पे भी बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ठीक है, रेखा ए बी को ऐसे लिखा जाता है, ए बी। लिखने में आपके जब आगे हम करेंगे उसमें ये बार बार हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, बट लिखने में ये ऐसे होती है, ताकि इसको हम अपरिमित रूप से कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। अगर रेखा खंड की बात करें हम, रेखा खंड, रेखा खंड मान लीजिए ए से लेके बी यहाँ तक ही है, सिर्फ ये इस पूरी रेखा का एक खंड है, सो इसको यहाँ पे लिखा जाता है, रेखा खंड हो जाता है। फिर बात आती है किरण की। किरण क्या होती है? अगर हम टॉर्च से, मान लीजिए मेरी टॉर्च है, मैं इसको जलाता हूं तो यहां से रेज ऐसे निकलेंगी सामने की तरफ, वहां सिर्फ उसका एक ही अंत बिंदु होता है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं, एंड पॉइंट, एक यहां पे खत्म होगी, एक यहां पे। रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। बढ़ाते जाइए इसको, वहां पे बढ़ाते जाइए, जहां मर्जी बढ़ा दीजिए, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। इसके कितने अंत बिंदु होंगे? दो अंत बिंदु होंगे। और अगर हम बात करें किरण की, किरण हमारे पास, अगर मैंने ऐसे लिखना है ए बी, एक तरफ अगर ए हमारा एंड पॉइंट है, मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी? किरण होगी। समझ में आ गया? बिंदु का समझ में आ गया। रेखा जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, रेखाखंड जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, किरण जिसका एक एंड पॉइंट हो और आगे तक बढ़ता जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा रेखाओं के बारे में, रेखाखंड के बारे में जानकारी है। अब हम बात करते हैं कि हमारा कोण कैसे बनता है। अगर हमारे पास दो किरणें हों, देखिए जब हम कोई भी लाइट जलाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती हैं। तो मान लीजिए एक रेज हमारे पास ऐसे है, ये रेज है, और एक रेज ये है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ओ ए रेज होगी, ओ बी रेज होगी। तो ये जो आपस में कितने मान के ऊपर झुकी हुई हैं, ये इन दोनों का क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये किरण और इस किरण के बीच में जितना जो ये झुकाव है, ये क्या कहलाता है? इसका कोण कहलाता है। यहाँ पे ये इसका शीर्ष कहलाता है, जो ओ बिंदु है, किसी भी कोण का शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये इनकी क्या कहलाती हैं? भुजाएं। एक कोण को बनाने के लिए ये भुजा और ये भी भुजा, दो भुजाएं हैं तो भुजा होगी, दो भुजाएं होगी। किसी भी कोण को बनाने के लिए कितनी भुजाओं की जरूरत पड़ती है? दो भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दो भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। अब ये इसका शीर्ष कहला दिया, ये इनकी भुजाएं हो गई। सिंपल सा कोण का पता चल गया। अब हम कोणों के प्रकार पढ़ेंगे, सबसे जरूरी है कोणों के प्रकार। सबसे पहले बात आता है न्यून कोण की। देखिए आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे। न्यून कोण, न्यून कोण जिनका जो मान है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, ये हमारा, चलिए बता देता हूं। मान लीजिए अगर हम कोण का मान x लेते हैं तो उसका मान 0 से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ये न्यून कोण है, ये हमारा
क्या है, न्यून कोण है। इस तरह की आकृति कितना ही हो, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, मतलब 90 से छोटा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए 90 आ जाए, हम ऐसे कर देते हैं 90 डिग्री, अगर ऐसे हो उसको हम बोलते हैं समकोण। समकोण, इसको राइट एंगल ट्रायंगल और इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल इंग्लिश में, क्योंकि आगे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास होता है एक्यूट एंगल और ये होता है हमारा राइट एंगल। समकोण, समकोण जिसमें x की वैल्यू कितनी हो, मतलब कोण की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का समकोण हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अगर ये अधिक हो तो क्या होता है, फिर हमारे पास ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, ठीक है, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास वो कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है, अधिक कोण, अधिक कोण। इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से तो अधिक होगी, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं हम, अगर मान लीजिए 180 पे पहुंच जाए फिर हम, ये हमारे पास, और वापस अगर कोई रेस बिल्कुल अपोजिट में आ जाती, ये हमारा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री का। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। सीधी रेखा का कोण, सीधी रेखा का कोण भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी सीधी रेखा होगी हमारे पास, ये सीधी रेखा का कोण भी बोलते हैं, जहां पे इस कोण का मान कितना हो, 180 डिग्री हो। कितना, 180 डिग्री। एक किरण उधर जा रही है, एक बैक साइड में जा रही है, वहां पे जो कोण बनेगा 180 बनेगा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए अगर ये 180 से भी आगे आ जाए, 180 से भी बड़ा हो जाए, फिर क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक किरण इधर है और एक किरण इधर आ रही। यहाँ से कोण को मापने के दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे इस तरफ अगर हम चल रहे हैं, इस तरफ, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, आगे बड़ी क्लासेज में नेगेटिव। अगर हम एंगल ऐसे लें, यहाँ से अगर इसकी तरफ आते हैं तो वहाँ पे जो कोण होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, ऋणात्मक मान में लिया जाता है, ठीक है। और घड़ी के विपरीत दिशा में हम इसको कोण को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पे चलेंगे, ये 180 से तो अधिक हो गया, लेकिन ये 360 से अगर कम है, वो कहलाता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज एक्स की जो वैल्यू है, कोण की जो वैल्यू है, वो ग्रेटर देन तो 180 होगा, 180 से तो बड़ा होगा, बट लेस देन किसके होगा, 360 के, लेस देन 360 से होगा। और अगर ये 360 हो जाए, अगर ये पूरा एंगल मान लीजिए ये घुमा के हम वापस यहाँ पे ले आए, वापस वो किरण वापस मिल जाए, जैसे आजकल के फ़ोन में आने लगा है, जब आप करते हैं पूरे, पहले तो सिर्फ सामने सामने का हम फोटो खींचते थे, लेकिन अब तो हम पूरा घूम जाते हैं और वापस उसी सिचुएशन पे आ जाते हैं। उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री पे घूमना, 360 डिग्री कोण का फोटो। तो वो होता है हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री बन जाता है पूरा। देखिए 180 ये, और इधर से मिलाओगे 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल या फिर संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं हम उसको, संपूर्ण कोण और कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये थे हमारे पास जितने भी सारे एंगल्स। इसमें हमारे पास क्या हो गया, न्यून कोण हो गया 90 डिग्री से कम, समकोण हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम क्या हो गया हमारा,
अधिक कोण हो गया, 180 होगा तो रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल होगा, 180 से बड़ा लेकिन 360 से क्या होगा, वो प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल होगा, और अगर पूरा 360 है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे, अब हम कोणों के युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कोणों के युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, पेयर। ये हमारे पास कोण है, अगर मान लीजिए एक और कोण ऐसे हो, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, इनको हम बोलते हैं आसन कोण, आसन, और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनमें जो वर्टेक्स है, शीर्ष है कोण के, दोनों कोणों में से इनका शीर्ष सेम होगा और एक भुजा इनकी क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, कॉमन होगी। यहां पे अगर हम बात करें, दिस इज ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, तो ओ बी जो है वो दोनों में क्या है, एडजेसेंट में एंगल में कॉमन है, ओ बी इस कोण में भी और इस कोण में भी। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, आसन कोण। अब अगर मान लीजिए दो आसन कोण ऐसे हों, ऐसे हैं, इन दोनों कोणों का जोड़, जब एक रेखा के ऊपर दोनों कोणों का जोड़ 180 बनता है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म। वो हमारे क्या हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, या हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, या लीनियर पेयर एंगल हो गया हमारे पास। अब इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा क्या होगा, 180। कई बार एक एंगल दे देते हैं, दूसरा एंगल बता दें कि यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना डिग्री बचेगा, 110 डिग्री। ये हमारा होता है रैखिक युग्म कोण। अब इसके बाद हम अगर मान लीजिए दो रेखाएं आपस में, अच्छा कोणों को लिखा कैसे जाता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मुझे यहाँ पे कोण लिखना है तो मैं कोणों की कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज कोण बी ओ ए, बी ओ ए, जो कोण जहाँ पे हमारा शीर्ष होता है उसको बीच में लेना होता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए ओ बी, ये और ये दोनों सेम कोण है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और कई बारी हम वैसे एंगल ओ भी लिख देते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कोण हो तो हम एंगल ओ, बट ओ तो हमारे पास यहाँ पे इसमें भी है, तो ये हर जगह यूज नहीं किया जाता। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये एंगल हमारा क्या होगा, सी ओ बी भी लिख सकते हैं और एंगल बी ओ सी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे रेखाओं की। अब रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हो सकता है एक रेखा हमारे पास ये हो गई और दूसरी रेखा ऐसे हो, ऐसे। ठीक है, ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। अगर काट रही हैं तो ये रेखाएं हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। यहाँ पे मान लीजिए दिस इज ए बी सी डी, अगर ये ओ पे कट कर रही हैं तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट एट ओ करेंगी, प्रतिच्छेद ओ पर करेंगी। अच्छा, कुछ ऐसी भी लाइनें हो सकती हैं जो एक दूसरे को कहीं पे भी ना काटें, कहीं पे भी ना काटें। ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये कहलाती हैं हमारी पैरेलल लाइंस, मीन्स समांतर रेखाएं। आप इनको आगे पीछे जहां मर्जी बढ़ा दीजिए, ये कहीं पे भी नहीं काटेंगी। इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहां पे कोई कोण नहीं बनेगा इनके बीच में, बट यहां पे कोण बनेंगे। अब यहां देखिए कोण कितने बने, ये जो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं हमारे पास कितने कोण बना रही है, 4 कोण बना रही है, 1 2 3 और
4, कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं। ये जो ये वाला और ये वाला कोण है, मान लीजिए 1 2 3 और 4 मैं ले लूँ, चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक ये है और एक ये है हमारे पास। ये एक कोण हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये 4 कोण बन रहे हैं 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से। कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे, ये सिद्ध करके दिखाएंगे हम, अभी प्रमेय करेंगे इसमें। कोण 3 बराबर कोण 1 होंगे, ये जो कोण है कोण 1 बराबर कोण 3, ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल, ये वर्टिकल है इनका, वर्टिकली ओपोजिट, ओपोजिट है, ओपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। ये भी हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए इसकी जो वैल्यू है कैसे इक्वल होते हैं ये अभी हम इसके बाद मैं यही समझाऊंगा आपको कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मान लीजिए हमारे पास 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मैंने इनको नाम दे दिया A, B, C एंड D, और ये कट कर रही हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने 1 2 3 और 4 इनका नाम रख दिया, और किस बिंदु पे कट कर रही हैं? O पे। तो हमने यहाँ पे लिखा रेखाएं, रेखाएं AB व CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 1 2 3 4 कंस्ट्रक्ट हुए। ध्यान दीजिए हमें प्रूव करना है एंगल 1 = 3 एंड एंगल 2 = 4। अब अगर मैं कहूँ कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 और +2, एंगल 1 + 2 क्या बनेगा? 180 बनेगा। यहाँ अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री होगा। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन एंगल्स का है, ये लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास, रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म कोण की वजह से, रैखिक युग्म कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल्स की हम बात कर सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, रैखिक युग्म। 1 + 2 कितना होगा? 180 होगा। अब ऐसे ही एंगल 2 + 3 भी तो, एंगल 2 + 3 भी तो हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। 2 + 3 = 180 डिग्री। सेम रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, एंगल 2 + एंगल 3, क्योंकि एक रेखा है, इन दोनों का सम कितना बनेगा? 180 बनेगा। लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशन में हमारे पास राइट हैंड, दायां पक्ष हमारा बराबर है, तो बायां पक्ष भी हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से 1 व 2 से, फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 + 2 सॉरी एंगल 2 + 3, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया। अब एंगल 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर जाके करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एंगल 2 से एंगल 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मींस एंगल 1 = क्या हो गया? एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल हो गया। सिमिलरली ऐसे ही देखिए, अगर मैं यहां पे लेता एंगल 1 + 2 हमारे पास 180 डिग्री, ये हो गया। एंगल 1 + 2 180 है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंगल 1 + एंगल 4, ये भी तो 180 डिग्री है। 1 + 4 ये भी हमारा कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री है तो क्या बनेगा? कारण क्या था हमारा? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण है। ये इक्वेशन मैंने 3 ले ली, तो इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड में से 180 डिग्री है बराबर। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो कोण 1 + कोण 2 बराबर कोण 1 + कोण 4 के बराबर हो गया। यहाँ पे कोण 1 बराबर है, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के। तो 2 किसके बराबर हो गया? 4 के। तो शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्ष मिल रहे हैं हमारे पास, शीर्ष मिल रहे हैं तो ये शीर्षाभिमुख है। सो
एंगल 1 इजिकल टू 3, एंगल 2 इजिकल टू एंगल 4 हमने दिखा दिया। क्या दिखाया हमने? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑलवेज इक्वल। अगर अब इसके बाद कहीं पे भी आता है तो आपने डायरेक्ट, क्योंकि मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, डायरेक्ट आप उनकी वैल्यू क्या ले सकते हैं? इक्वल ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम रेखाओं के बारे में जो कर रहे हैं, वहाँ पे समानांतर रेखाओं का हमने जिक्र किया। अगर समांतर रेखाएं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, वो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। अब हम तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं से बने कोणों के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, अभी हमने किया, पहले हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताया था, जो प्रतिच्छेद करती हैं। समानांतर रेखाओं के बारे में बताया, ये हमारे पास समानांतर रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी, ये समानांतर रेखाएं। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहां पे हमारे पास कोण कौन से बनते हैं? यहां पे 8 एंगल बनेंगे। ये हो गया 1 2 3 4, ऐसे यहां पे 5 6 7 और एंगल क्या बना? 8 बन गया। 4 यहां पे बने, 4 यहां पे। अगर दो रेखाएं कट कर रही हैं तो हमारे पास कितने एंगल बनते हैं? 4 एंगल बनते हैं। तो 4 और 4 8 हो गए। यहाँ पे हमें कोणों का पता होना चाहिए कि कौन से क्या क्या कोण है। सबसे पहले हम बात करें अंतः और बाह्य कोण की। अगर हम बात करते हैं अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब यहाँ पे जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है। इंटीरियर कौन से दिख रहे हैं आपको? 3 4 5, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये हमारे क्या है? अंतः कोण है। इसके बाद बाह्य कोण। बच्चों को बहुत बार तो पता ही नहीं होता, क्या सर इंग्लिश में इंटीरियर कौन से हैं, एक्सटीरियर कौन से हैं, वो इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। अंतः बाह्य का पता ही नहीं चलता। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स मतलब जो यहाँ पे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 हमारे कौन से कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। बड़ा सिंपल। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं हमारे पास संगत कोणों की। संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण कौन सा है? यहां पे एंगल 1 एंगल 5 के ये संगत है, इसके संगत में, इसके संगत में ये है 4 to 8, 3 to 7 एंड 2 to 6। यहां पे एंगल 1 एंड एंगल 2, देखिए सॉरी एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण है। और दूसरा क्या बनेगा? एंगल 2 किसके? एंगल 2 किसके संगत है? एंगल 6 के है। इसके बाद एंगल 3 एंगल 7 संगत कोण है और एंगल 4 एंड एंगल 8 संगत कोण है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 3 का 7, 4 का 8, 5 का 1 एंड 6 का 2। दीज आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और संगत कोण। अब हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोण की। एकांतर अंतः कोण। अब अंतः कोण तो मतलब इंटीरियर एंगल, और एकांतर का मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट अगर एक इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हमारे कौन से होंगे? अब इंटीरियर में तो सिर्फ इन चारों के बारे में बात करेंगे, 3 4 5 6। अल्टरनेट 3 का अल्टरनेट क्या है? 5 है। एक इधर है तो एक इधर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड 5 होंगे और दूसरा 4 एंड 6 होंगे। एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण 4 और 6 हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एकांतर, ये एकांतर अंतः कोण थे। अब हम बात करें एकांतर बाह्य कोण की।
एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण क्या होगा हमारा? अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में हमारे पास ये है, तो अल्टरनेट क्या होगा? 2 का 8 होगा, 2 एंगल 8 और एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड 7 हमारे पास क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिंपल है, ये इसके और 1 इसके हो गया। अब इसके बाद आता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर अंतःकोण। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ। जैसे एंगल 3 एंड 6, एंगल 3 एंड 6 एकांतर, इस ट्रांसवर्सल जो प्रतिच्छेदी रेखा है इसके एक ही तरफ 3 और 6, और यहाँ पे एक क्या बनेगा हमारा? 4 और 5 बनेगा। ठीक है, एक 3 और 6 है, एक 4 और 5 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद होता है, इनको हम सह अंतः, सह अंतः कोण कौन से होते हैं हमारे? इन्हीं को तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतः कोण बने हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इनको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। सह अंतः कोण, सह अंतः कोण भी बोलते हैं भाई। ठीक है, दोनों, कई बार ये चीज़ यूज हो जाती है। अब ये तो हमारे पास दो हमने कोई भी रेखाएं हो सकती हैं, ये तिर्यक प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं। अब मैं समानांतर रेखाएं लेके और फिर तिर्यक रेखा लेके इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके। अब हम समांतर रेखाओं को लेकर एक ट्रांसवर्सल जो रेखा है, तिर्यक रेखा, उनको अगर प्रतिच्छेद करें तब कोणों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारे पास दो समानांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए ये L रेखा है, ये M रेखा है और ये N रेखा इनको काट रही है, तो फिर वही कोण तो उतने ही बनेंगे। कितने? 8, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हमने सभी कोणों के बारे में पढ़ लिया है। एकांतर अंतः कोण है, चाहे हमारे पास संगत कोण है, चाहे हमारे पास एकांतर बाह्य कोण है। अब यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि कौन से अगर समानांतर रेखाएं हैं तो हमारे कौन से कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 जितने भी संगत कोण होते हैं, संगत कोण सारे ही बराबर है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत कोण बराबर है। संगत कोण मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। और कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 8 के। 1 5 2 6 3 7 4 और 8 के, ये सारे के सारे कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण, इनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे इक्वल होते हैं। अल्टरनेट में 3 और 5, मतलब कोण 3 कोण किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। और कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 6 के बराबर होगा। कोई भी, अगर कोई भी लाइन, दो समांतर रेखाएं हैं, कट कर रही हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ कहीं पे भी अगर ये वैल्यू आती है तो हमारे पास एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इसके बाद
एकांतर अगर हम बाह्य कोणों की बात करें, ये जो हमारे पास है एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, ये हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से थे? कोण 2, कोण 8 के था, तो ये बराबर होंगे। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाऊं, कोण 8 और कोण 4 हमारा क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल होगा। और 4 और 2 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण भी हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 8 के। और कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 7 के होगा। 1 = 7, 2 = 8 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो इन दोनों का सम है, को इंटीरियर एंगल्स का सम, को इंटीरियर सह अंतः कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 180 होता है। ये भी प्रॉपर्टी मैं यहां पे बता दूं, क्या बोलेंगे हम? सह अंतः कोण, सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 इज 180 डिग्री एंड कोण 4 प्लस कोण 5 = 180 डिग्री होता है। ठीक है। देखिए कोण 3 और कोण 7 किसके आपस में इक्वल है? कोण 3 एंड कोण 7 ये क्या है? इक्वल है। अब 7 और 6 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, बट 7 किसके इक्वल था? 3 के, तो दैट मीन्स 3 + 6 क्या हो जाएगा? 180। ऐसे ही हमारे पास 4 + 5 भी क्या होंगे? 180 होंगे। ऐसे ही बाह्य की अगर हम बात करें, कोण 1 और कोण 8 भी 180 होगा। कोण 2 और कोण 7 का भी जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो ये आपका सारा डाटा था सभी कोण के बारे में, इन रेखाओं के बारे में। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। रेखाओं का भी पता चल गया प्रतिच्छेदी कौन सी है और समांतर कौन सी है, और इनसे बने जो कोण हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी अच्छे मैटर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।